बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इबाद अली ख़ान। आज आपके लिए एक नया वीलॉग लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि आजकल जो सोशल मीडिया के ऊपर स्किल्ड वर्कर वीज़ा के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा एक किस्म का वर्क वीज़ा है। इसको आप वर्क परमिट भी कह सकते हैं। यूके होम ऑफिस की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के सेक्शन में कि एक ऑक्यूपेशंस की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसके आगे कोड्स लिखे गए हैं। आप उन कोड्स को और उन ऑक्यूपेशंस को दे सकते हैं। और अगर आपका एक्सपीरियंस, आपकी डिग्री किसी ऑक्यूपेशन से मैच करती है तो आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करता जाऊँ कि ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है ये वही कंपनीज़ इशू कर सकती हैं जिनके पास यूके का स्पॉन्सर्ड लाइसेंस मौजूद हो। जिन कंपनीज़ के पास स्पॉन्सर्ड लाइसेंस मौजूद नहीं है वो ये स्पॉन्सर वीज़ा या जिसको आप कहते हैं स्किल्ड वीज़ा नहीं इशू कर सकते। तो आपने साथ ये भी देखना है कि जिस कंपनी के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं या जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या उसके पास स्पॉन्सर्ड लाइसेंस मौजूद है या नहीं है। उसके लिए भी एक वेबसाइट का लिंक है, यूके की होम ऑफिस की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि किन किन कंपनीज़ के पास स्पॉन्सर्ड लाइसेंस मौजूद है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको देखना होता है कि आपने अपना एक्सपीरियंस, जो डिग्री है, वो आपका अगर उस ऑक्यूपेशन लिस्ट में से किसी से मैच कर जाता है। मतलब सपोज करें अगर कोई आईटी इंजीनियर है और वो देखता है कि उस ऑक्यूपेशन लिस्ट में आईटी इंजीनियर जो है वो उसकी ऑक्यूपेशन वहाँ पे मेंशन किया गया है, तो समझ जाएं कि फिर आप एलिजिबल हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होता है कि आपने वो कंपनीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी होती हैं जो उसी ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर रहते हुए उनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस मौजूद हो। और फिर आप उन कंपनीज़ को अप्रोच करते हैं, अपने सीवीज़ जो हैं वो अपना सर्कुलेट करते हैं, थ्रू ईमेल भेजते हैं और अगर आपका सीवी उनकी रिक्वायरमेंट से मैच कर जाता है तो वो फिर आपको कॉल करते हैं, आपका इंटरव्यू होता है और अगर आपका इंटरव्यू आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो आपको यहाँ से कॉज लेटर, जिसको आप सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं, वो इशू कर देते हैं और फिर आप अपने कंट्री से जो है वो वीज़ा अप्लाई करते हैं। ये है जी यूके होम ऑफिस की वेबसाइट जहाँ हम देख सकते हैं कि स्किल्ड वर्कर वीज़ाज, एलिजिबल ऑक्यूपेशंस एंड कोड्स। इसके अंदर आपको सारी जिसे कहते हैं वो ऑक्यूपेशन कोड में मिल जाएगी, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्रोडक्शन मैनेजर है, ये इनके कोड्स लिखे हुए हैं। साथ साथ ये प्रोडक्शन मैनेजर हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, ये सारे कोड्स जो हैं, ये सारी जॉब्स ऑक्यूपेशन लिखे हुए हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन डायरेक्टर्स में एक बहुत लॉन्ग जिसे कहते हैं वो लिस्ट है। सोशल साइंसेस, सोशल सर्विसेज मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स हैं। इस तरह की जो है रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट मैनेजर्स एंड प्रोप्राइटर्स हैं, कैफ़े ओनर, फिश एंड चिप। ये एक लॉन्ग लिस्ट है जिसे आप देख सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी है, उसमें मैनेजर्स हैं, प्रोप्राइटर्स हैं, उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी जो है वो उसके अंदर जॉब जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक लिस्ट है, आप इसको खुद भी विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। केमिकल साइंटिस्ट हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अवेयरनेस मैसेज देना चाहता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर या कंसल्टेंट्स जो हैं, जो नॉन जेन्युइन कंसल्टेंट्स हैं, उन्होंने फेक वेबसाइट्स बनाई हुई हैं या फेक फेसबुक के पेज बनाए हुए हैं। उस पे वो ये ऑफ़र करते फिरते हैं कि जी हमारे पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा हैं तो आप हमारे से रब्ता करें। और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनसे रब्ता करते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि जी स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, वो कहते हैं जी हमारे पास है। ये नहीं पूछते क्या वो लोग कंपनी जेन्युइन है, वहाँ क्या काम होगा, क्या करना होगा। ये क्वेश्चन जो है वो कभी नहीं पूछते। और ये सबसे पहली बात पूछते हैं जी कितने पैसे आप जो है ना चार्ज करेंगे। वो आगे से कहते हैं कि जी हम आपसे 20 या 25,000 पाउंड जो है 25,000 पाउंड आपसे लेंगे। लोग कहते हैं कि जी ठीक है जी हम देने को तैयार हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि हमारा वीज़ा लग जाएगा
जाएगा। तो वो कहते हैं कि जी ठीक है, फिर आप ऐसे करें 50% पहले दे दें और 50% आप बाद में दे दें। अब होता ये है कि अगर 5 या 10 लोगों ने उनको अप्रोच किया है, अगर वो 50% के हिसाब से भी पेमेंट आपसे पहले ले लेते हैं एडवांस में, तो 10,000 को आप मल्टीप्लाई करें 5 से, तो 50,000 पाउंड तो उन्होंने वैसे ही जो है ना वहाँ से वहाँ पे आपसे ले लिए। और हम समझते हैं कि जी ठीक है जी, लोग जानवर हैं, इन्होंने 50% जो है ना वो पैसे लिए हैं, बाकी 50% जो है ना वो वीज़ा लगने के बाद जो है ना हम उनको पे करेंगे। लेकिन हकीकत इसके उलट ही होती है। उसकी वजह ये वाली है कि लोग बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो कहते हैं कि ठीक है जी, हमें आप बाहर भेज दें या हमारे बच्चे को बाहर भेज दें, काम जो है वो कोई भी वो कर लेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। वो आपको पहले तसल्ली देते हैं कि जी हाँ, वहाँ पे जॉब भी है, आपको जॉब भी मिल जाएगी, हम आपको जॉब भी ऑफर करेंगे, इस तरह के जो है ना वो मतलब आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं। उसके बाद वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं या पासपोर्ट की कॉपी, व्हाटएवर जो मतलब उनको चाहिए होता है वो आपसे ले लेते हैं, और वो कहते हैं कि जी ठीक है जी, हम आपका वीज़ा वहाँ से अप्लाई कर देते हैं, आपको 2 या 3 महीने वेट करना पड़ेगा। लोग जो हैं बेचारे वो कहते हैं ठीक है जी, हम वेट कर लेते हैं, हमने कौन सी फुल पेमेंट दी हुई है, हमने तो 50% पेमेंट दी हुई है, तो बाकी पेमेंट हमने वहाँ पहुँच कर देनी है। तो वो इसी आस में वहाँ बैठे रहते हैं, और होता ये है कि वो आपको एक सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप जो है वो प्रोवाइड कर देता है, और मीनवाइल आपसे वो कहता है कि जी आप अपने बच्चे से या आप जो भी जाना चाह रहा है, आप आइल्स की तैयारी करें। आइल्स जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए यहाँ पे जनरल आइल्स चलता है, जिसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 4.5 बैंड या 4.5 बैंड आप जिसे कह सकते हैं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आप बच्चे से कहें वो तैयारी करे, बच्चा तैयारी या वो जो भी साहब जिन्होंने ये मतलब डील डन की होती है वो उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, आइल्स देते हैं, आइल्स देने के बाद आप एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, 2-3 महीने बाद वो फिर आपको कहते हैं कि ठीक है जी, आपका सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप आ गया। आपको ये जो मिसाल बताने लगा ना, ये मैंने अपनी आँखों देखी मिसाल है, जो मैंने वहाँ पे देखी अपनी आँखों से। ये किसी ने मुझे बताया कि मेरे साथ ये हो चुका हुआ है। उसको सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप मिल गया, बड़ा खुश हुआ, वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फिल की या खुद की या कंसल्टेंट के थ्रू करवाई, वही आइल्स का डॉक्यूमेंट जो उसने पास किया था वो लगाया, साथ सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप लगाया, और व्हाटएवर जो डॉक्यूमेंट्स के साथ रिक्वायर्ड होते हैं वो लगा के तो वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए चला गया। जब वीज़ा अप्लाई करके वापस आ गया, बायोमेट्रिक्स दे दिए, अब वो वेट में बैठ गया कि जी जिसे कहते हैं कि जी वीज़ा अब मेरा इशू होके आ जाएगा। कंसल्टेंट जो होते हैं, जब वो लोग होते हैं जिन्होंने ये आपसे डील डन की होती है, वही आपको कॉल करते हैं कि जी 15 डेज़ बाद व्हाटएवर जब आपका पासपोर्ट वहाँ पर आ जाता है कलेक्शन के लिए, तो आप जब वहाँ कलेक्शन करने के लिए जाते हैं, पता ये लगता है कि जनाब सबका वीज़ा तो लगा ही नहीं। तो आप परेशान हो जाते हैं कि जी वीज़ा क्यों नहीं लगा। आप कंसल्टेंट को राब्ता करते हैं, कंसल्टेंट जो है ना वो या तो उसका नंबर स्विच ऑफ होता है या फिर वो आएँ-बाएँ शुरू कर देता है। एनी हाउ लेकिन इसके पीछे जो है वो हकीकत ये वाली होती है कि वो सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप जो है ना वो फेक होता है। चलें वीज़ा नहीं लगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन बिकॉज़ ऑफ आपने एक जो है वो फेक काइंड का सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप जो है वो एम्बेसी में प्रेज़ेंट किया है, तो उसके बाद आप पर 10 साल का बैन भी लग जाता है। लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, और जिसे कहते हैं वो जल्दबाज़ी में या जिसे कहते हैं ना बगैर सोचे समझे पैसे भी दे देते हैं, और उसके बाद उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता, और साथ ही वो 10 साल का बैन भी लगवा लेते हैं। क्योंकि एम्बेसी में किसी किस्म का फेक डॉक्यूमेंट प्रेज़ेंट करने के ऊपर अगर उनको पता लग जाए कि ये फेक है, तो आपके ऊपर 10 साल का स्ट्रेट अवे बैन है। आप उसके बाद 10 साल से पहले आप यूके के लिए किसी वीज़े के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। वीज़ा तो उन बेचारों को क्या लगना था, वो साथ अपना 10 साल का बैन भी लगवा बैठे, बेचारे बड़े डिप्रेस थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी पता नहीं, हमें तो समझ नहीं आई, हमें तो कंसल्टेंट ने कहा कि जी बस वीज़ा लग जाएगा। मुझे तो समझ आ गई थी कि ये सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप जो है ये जेन्युइन नहीं है, ये फेक है। क्योंकि उसकी वजह ये वाली है कि सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप अगर आप जब अप्लाई जेन्युइन कंपनी के थ्रू जब अप्लाई करते हैं, और साथ जो उसके साथ दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे टीवी सर्टिफिकेट है और ये आइल्स का सर्टिफिकेट है, तो वीज़ा ना लगना जो है ना वो आप समझ लें कि समझ से बाहर है। और अगर ना भी लगे तो भी आपको जिसे कहते हैं जो आपको रिजेक्शन का लेटर होता है या जिसे डिसीजन लेटर कहते हैं, वो तो मिलता ही है ना। उसमें लिखा हुआ होता है कि जी आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट किया गया है। और उन साहब का ये हाल था कि जी उनके पास इस चीज़ की भी एक्सेस नहीं थी कि जहाँ पे उनको अपने पर्सनल ईमेल पे ईमेल एड्रेस पे ईमेल आ जाए
यूके होम ऑफिस की तरफ से कि जी आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ है, वो भी कंसल्टेंट ने अपने पास ही रखा था। एनी हाउ ये बातों से एक बात निकली अभी रिसेंटली कोई 3-4 मंथ्स बिफोर जो है ना ये इंसिडेंट हुआ। खैर मेरा मकसद जो है ना वो आप लोगों को अवेयरनेस देनी है कि इन चीज़ों से बचें। आप कभी भी जो है ये इस तरह के वीज़े यूके के ख़ास तौर पे वीज़े जो हैं वो इस तरह सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे नहीं जो है ना वो अवेलेबल होते। तो आपने इससे कैसे बचना है वो आपको मैं बता रहा हूँ और बच जाएँ इससे। जेन्युइन तरीके से अप्लाई करें अपना जॉब्स को या यहाँ स्टडी करने के लिए आ जाएँ और यहाँ पे उसके बाद स्टडी करने के बाद 2-3 साल का टाइम होता है आपके पास पीएसडब्ल्यू का, तो बड़ा कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट तरीका जो है ना जो अपना पैसे दे के जी हम वहाँ चले जाएँ किसी तरीके से और वहाँ पहुँच जाएँ किसी तरीके से और यहाँ पता लगता है कि जनाब सा अच्छा समटाइम्स अब लोग आ भी जाते हैं यहाँ पे, समटाइम्स यहाँ पे लोग आ भी जाते हैं, लेकिन उन कंपनीज़ ने जो स्पॉन्सरशिप वीज़ा जो इशू किया हुआ होता है, उनके पास जॉब नहीं होती। वो जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं ना, तो फिर होता ये है कि फिर वो कंपनी वाले कहते हैं कि ठीक है जी, हमारा जो था वो आपके साथ ये डील हुई थी कि जी आपने यहाँ पे पहुँचना तो आप पहुँच गए हैं, तो आप जॉब करें कहीं भी जाके। और ऑब्वियस सी बात है जब आप जिस वीज़े पे आप आए हैं, आप उस वीज़े या उस कंपनी के अलावा कहीं जॉब कर ही नहीं सकते। तो आप जहाँ कहीं और जाके काम करेंगे तो आप कैश इन हैंड काम करेंगे, आप खा ही नहीं सकते। किसी कंपनी के पास जाएँगे कि जी मेरे पास जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है और मुझे जॉब दे दें, तो उन्होंने कहना जिस कंपनी में आप आए हैं आप वहाँ जाएँ, ये अलाउ नहीं है, ये इल्लीगल है। तो फिर वो कैश इन हैंड जॉब बेचारे करते हैं और होता ये है कि फिर वो पैसे जो है वो पूरे महीने इकट्ठे करते हैं और जिस कंपनी के वीज़े पे आए हुए होते हैं उनको जाके देते हैं और कहते हैं कि जी ठीक है जी आप ना हमारी सैलरी जो है ना वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। टैक्स भी जो सैलरी पे कटता है वो भी आपने अपनी जेब से जमा कराना है। तो फ़र्ज़ करें अगर किसी की 2200 या 2400 पाउंड जो है वो सैलरी ग्रॉस बनती है, तो उसमें से 200 या 300 पाउंड या 400 पाउंड तो टैक्स ही कट जाएगा, वो भी आपने उनको देना है। वो बेचारे फिर आके यहाँ फँस जाते हैं और जिसे कहते हैं उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती। ज़ाहिर बात अब एक्सप्लॉइट होंगे, सीधी-सी बात है। और वो कंपनी वाले जो हैं वो हाथ खड़े कर देते हैं। अब होता क्या है? होता ये है कि आपने 20,000 पाउंड भी वहाँ पे किए। अच्छा बात 20,000 पाउंड की नहीं है, बात जो है वो आप समझने की कोशिश करें, बात 20,000 पाउंड की नहीं है। 20,000 पाउंड जो उन्होंने आपसे वीज़ा वर्क वीज़ा जो आपको दिलवा कर दिया है या आपको जो वहाँ प्रोवाइड किया है, वो सिर्फ़ ही उसकी स्किल्ड वर्कर वीज़ा की फ़ीस है। उसकी जो फ़ीस है ना, अब हेल्थ सरचार्ज जिसे कहते हैं आप, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज हो गया या जो वीज़ा फ़ीस है, अगर आप उसको कैलकुलेट करें ना तो 1096 पाउंड जो है ना वो पर ईयर फ़ीस वो मल्टीप्लाई पे अगर 3 साल का वीज़ा है पहले और या इकट्ठा 5 साल का वीज़ा है तो 5,000 पाउंड ये हो गए और उसके साथ वीज़ा फ़ीस एक 6,000 पाउंड आप ये डाल लें तो 7,000 पाउंड ये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो अगर आपने 25,000 पाउंड का वीज़ा लिया है तो ये आपको पड़ गया 32,000 पाउंड का। और अगर आपके डिपेंडेंट हैं और अगर आप फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं तो इसी रेशो के साथ जो है ना वो 7,000 पाउंड जो है ना वो आप ऐड अप करते रहें हर फैमिली मेंबर के। और जिसे कहते हैं ना आप समझ लें कि जी आपने ये कॉस्ट पे की है, सिर्फ 25,000 पे नहीं किया, और फिर आपने जिसे कहते हैं ना वो पूरा का पूरा जिसे कहते हैं ना 40 या 50,000 पाउंड जो है ना उनको दे दिया होगा। देने से मुराद ये वाली है कि उनको तो 25,000 पाउंड ही गया है, लेकिन ज़ाहिर बात है वीज़ा फीस तो आप ही ने पे करनी है, वो उन्होंने तो पे नहीं करनी। तो ये बात कोई समझ लें कि 10 मिलियन से भी क्रॉस कर जाती है, 1 करोड़ से भी ऊपर क्रॉस कर जाती है और आपको पता लगे कि यहाँ पे जॉब ही नहीं है और यहाँ आके आपको कैश इन हैंड जॉब करनी पड़ रही है, तो आप खुद समझदार हैं कि फिर आगे जो है वो क्या होगा और क्या जिसे कहते हैं ना कि मतलब मामलात यहाँ पे चलेंगे। और ये 1-2 महीने की बात नहीं है, 5 साल तक जब तक आपका आईएलआर या नेशनलिटी नहीं हो जाती तब तक आपको ये मामला लेकर चलने हैं। और फ़र्ज़ करें कि इस दौरान में कहीं यूकेवीए की कंप्लायंस आ जाती है उस कंपनी के पास और वो आके चेक करते हैं फिज़िकली कि जी बताएं आपने जो है ना वो इतने स्पॉन्सरशिप वीज़े जो है ना वो अप्लाई किए थे, तो वर्कर किधर हैं, उनका ज़रा स्टेटस तो बताएं वो किधर हैं। ऑब्वियस सी बात है वो वहाँ पे नहीं होते। तो होता ये है कि फिर वो होम ऑफिस वाले जो है वो उनके पास ये ऑप्शन इसके अलावा कोई नहीं बचती कि वो आपका स्पॉन्सरशिप लाइसेंस जो है ना रिवोक कर लें। और रिवोक करने का मतलब ये है कि आप जिस कंपनी की वीज़े पे आए हैं उसका स्पॉन्सरशिप लाइसेंस ख़त्म हो गया, अब आपके पास 2 या 3 महीने हैं, या तो आप नया स्पॉन्सर ढूंढें
और उसके बाद जिसे कहते हैं, या फिर आप वापस अपने कंट्री जाएं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको डिटेल से बता सकूं कि आपने इस स्कैम से, इस फ्रॉड से कैसे बचना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्दबाजी मत करें, थ्रू प्रॉपर चैनल आएँ और ये स्कैम्स और ये जो फ्रॉड हैं इनसे बचें आप, क्योंकि उसमें से 98% तो फ्रॉड ही हैं और 2 या 3% जो जेन्युइन भी हैं उसके पीछे यहाँ कोई जॉब नहीं है। बस उन्होंने 2-3 वीज़े या 4 वीज़े जो है ना इशू करने थे और उन्होंने जिसे कहते हैं ना 20,000 पर हेड या 25,000 पर हेड के हिसाब से जिसे ना वो 100,000 पाउंड जो है ना अपनी जेब में डाल लिए और उसके बाद जिसे कहते हैं ना जॉब आपके पास कोई भी नहीं है। फिर आप यहाँ पे जिसे कहते हैं ना वो अल्लाह के सहारे ही जो है ना यहाँ पे रहेंगे और इस चीज़ से बचें आप।